सुरेश पांडे टाक दिवसे में आज एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। हम लोग गोपाष्टमी या गौअष्टमी के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आंवले का त्यौहार भी था, आंवला पूजन का था, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, गौअष्टमी का त्यौहार गोपाष्टमी क्यों कहा गया? गोपास मतलब गोपाल जी कृष्ण भगवान से जुड़ा गया है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गाय चराने का काम शुरू किया था, इसलिए इसको गोपाष्टमी कहा गया। और इस दिन को गोपाष्टमी को बनाते हैं। इसमें सुबह सुबह हम लोग गायों को श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार करने पूजा वूजा दे करके फिर गंगा जल और ये दीप वगैरह दिखा करके इनकी अर्चना पूजा फल और इनको फल खिलाया जाता है, चारा वगैरह खिला करके, फल वगैरह सब खिला करके इस 7 फेरे के लिए जाते हैं, ऊपर परिक्रमा की जाती है, 7 परिक्रमा की जाती है, तो गोपाष्टमी मनाई जाती है। दोस्तों, गौ का महत्व तो हमारे वेदों में, ऋग्वेद में है, पुराणों में है, सब जगह है। गौ को कहा गया गौ माता देश की आत्मा कहा गया है। गौ को माता क्यों कहा गया? माता के अंदर जो, एक माँ के अंदर जो गुण होते हैं, केयर करना, उसके अंदर केयर, करुणा, कंपेशन और पैसेंस और गिवर, माँ को एक गिवर के रूप में माना गया है। तो वही चीज़ हमारे गाय के साथ भी है। गिवर है, पैसन है, कंपेशन इसके अंदर है और पैसेंस भी है। मतलब कि एक जैसे जो माँ के अंदर जो है केयर करना, बच्चों को केयर करना और दूध देना, नरिशमेंट, और ये साथ ही साथ हमारे जो देश का जो कल्चर है, इस पर कि हमारे जो फाउंडेशन है, एथिकल कल्चरल फाउंडेशन है, नॉन वायलेंस को भी ये प्रमोट करता है, इसका सिंबल है नॉन वायलेंस हो गया। तो इसी को बढ़ाते हुए हम तिवारी से चाहेंगे कि गौ के बारे में ज़रा सा बताएं, क्योंकि वेद में और यजुर्वेद में और महाभारत काल में भी इसका वर्णन है। और बड़े बड़े चंद्रगुप्त महाराज, उनके सब जगह पहले ये हमारे देश में गाय जो है, गाय ही गोधन पर जो बड़े बड़े राज्य होते थे वो गाय के नंबर ऑफ गाय के ऊपर होते थे, और लड़ाइयाँ भी गाय के लिए होती थी कि कौन वो ज़्यादा है, जिसको सबसे शक्तिशाली राजा होगा उसकी गाय पूरे उस प्रदेश, उसके राज्य में फर्टाइल लैंड पर चलेंगी। तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट, तो इसी को बढ़ाते हुए हम तिवारी चाहेंगे आपसे कि आप गौ के बारे में इसका पूरा इतिहास जो है बताएं। नमस्कार पंडित जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को गोपाष्टमी और आंवला नवमी की शुभकामनाएं। आज जो है दशमी है और कल एकादशी होगी। पूरा एक कार्तिक महीना त्योहारों से भरा पड़ा है। धनतेरस से शुरू होकर अभी कार्तिक पूर्णिमा तक एक त्योहारों की श्रृंखला चल रही है। लेकिन त्योहारों का बहुत बड़ा एक सामाजिक मैसेज होता है, उसको भी जानना चाहिए। आपने बड़ा सुंदर गोपाष्टमी के बारे में जिक्र किया। एक रहीम का दोहा याद आता है, रहीमदास जी का, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। यानी गोधन की बड़ी महत्व है। गोधन हो, गज धन हो, बाजी धन हो। बाजी धन मतलब घोड़ा का धन, हाथी का धन और गोधन। तो गोधन तो दूधो नहाओ पूतो फलो। हमारे गांव में पहले किसी को आशीर्वाद देते थे तो कहते थे दूधो नहाओ पूतो फलो, यानी आपके पास खूब दूध हो और खूब पुत्र हो। तो जब गाय में इतना क्षमता है गोदुग्ध में कि उससे घी बनता है, उससे छाछ बनता है, मट्ठा बनता है। और उस दिन मैंने गोतक्र का जिक्र भी किया कि उसको आयुर्वेद में अमृत के समान कहा जाता है, अमृत के समान माना गया है। कहते हैं कि आदमी का कायाकल्प हो जाए अगर उसको गोतक्र मिलता रहे, और उस गोतक्र से उसको स्नान कराया जाता है शरीर को कायाकल्प करने के लिए, कायाकल्प चिकित्सा के लिए। तो यानी इसका इतना महत्व था। अब आप आज के दिन में देखिए कि काऊ डंग, गोबर और गोमूत्र से भी तमाम चिकित्साएं गोमूत्र से होती है और गोबर से खाद बनती है। गोबर गैस प्लांट पहले लगाए गए थे और आज भी तमाम चीजें उसको यूज है। यानी उसके शरीर का मलमूत्र भी एक हमारे अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा सहायक होता है। कई सरकारें 2 रुपए किलो गोबर भी खरीदती हैं और उससे किसानों को सहारा मिलता है। आज के दिन में जब हम देखते हैं तो हमारा गोधन कम होता जा रहा है। बिल्कुल हमारा जो अनुमान है कि जितनी हमारी आवश्यकताएं हैं उसके अनुपात में कुल दूध मिला करके, गाय भैंस बकरी सब मिला करके केवल 30% हमारा उत्पादन है। यानी 70% का जो गैप है वो कहाँ से आ रहा है? तो जो तमाम हम डेनमार्क से पाउडर ले आते हैं, उसको मिला उला के लोग दूध बनाते हैं,
जो कि एक तरह का मिश्रण हुआ। मिश्रण हुआ। खैर वो मिश्रण भले भी कुछ हद तक अगर एक्सेप्टेबल है, तो तमाम लोग कृत्रिम दूध बना करके यूरिया फुरिया का इस्तेमाल करके जहर बना रहे हैं। तो यानी हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसमें पनीर भी बनता था, आज पनीर का भी धंधा हो रहा है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए और तमाम तरह के कैंसर और बीमारियां इस तरह के कृत्रिम दूध से और कृत्रिम पनीर से लोग परेशान है और तमाम तरह की बीमारियां फैल रही। यानी गोधन को बढ़ाना बड़ा जरूरी था। तो ये त्योहार क्या मैसेज देता है कि हमारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की ये जान है। हाँ, जिसके घर में जितनी गाय हो और उससे जो बैल उनके होते थे वो हमारे खेतों में जुताई के काम आते हैं। आज बैल तो अप्रासंगिक हो गए, क्योंकि तमाम तरह के छोटे ट्रैक्टर, बड़े ट्रैक्टर और तमाम मशीनें आ गई। लेकिन क्या उनको हम संरक्षण करके कैसे उनका पालन करें ताकि हमारी अर्थव्यवस्था में ज्यादा सुचारू है, तो पूरे समाज का और सरकार का एक बहुत बड़ा रोल है। अब आगे बढ़ते हैं आंवला नवमी। आप सबको विदित है कि आंवला भारत में ही ज्यादा होता है, विशेषकर हमारे पूरी उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिला आंवला नगर जाना जाता है। तो आंवला विटामिन सी का सबसे रिच सोर्स है और बहुत सहज रूप से उपलब्ध है। आंवला तो इतना सहज रूप से उपलब्ध है कि आंवला को न कोई खाद की जरूरत है, न ज्यादा पानी की जरूरत है। ऊसर बंजर भूमि में भी ये ऊसर का तो मेन प्रजाति है। ऊसर का तो ये मेन है। ऊसर में जहाँ कुछ नहीं होता हो आंवला आ जाएगा। तो आप बताइए इसको त्योहारों से क्यों जोड़ा? क्योंकि आंवला भगवान विष्णु का प्रिय फल है। तो भगवान विष्णु का जो प्रिय फल है, अगर आंवला हमें साल भर मिलता रहे तो हमें विटामिन सी की कमी भी नहीं होगी और साथ में हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। आंवला ही त्रिफला का एक मेन प्रोडक्ट है। अगर कोई त्रिफला रोज खाए तो उसको पेट जनित और अन्य कई बीमारियों से आयुर्वेद के अनुसार राहत मिलेगी। इन दोनों त्योहारों में देखिए कि बहुत बड़ा एक हेल्थ के लिए मैसेज है और एक अर्थव्यवस्था के लिए मैसेज है। आंवला का पाउडर, आंवला का चूर्ण, आंवला का मुरब्बा, आंवला का अचार, आंवला की कैंडी, आंवला की चटनी, आंवला की मिठाई, आंवला की बर्फी आपको साल भर मिलती रहे। अगर आंवला को कायदे से आपने उगा लिया और अपने घर में पूजा, तो उसकी पूजा की जाती है। आंवला को काटा नहीं जाता, उसको भगवान विष्णु का रूप स्वरूप मान करके उसको पूजा करते हैं। तो हमारे ये त्योहारों का जो आर्थिक और सामाजिक संदेश है उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। हम त्योहार तो मना लेते हैं, लेकिन उसके पीछे की पृष्ठभूमि से हमें वाकिफ होना चाहिए। इसलिए हम लोग का ये संयुक्त प्रयास है कि भारत में हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को पुनर्जीवित किया जाए और उस महान सभ्यता के हम लोग वंशज हैं। हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि भारत एक महान संस्कृति और सभ्यता वाला देश है, जो आज 5000 साल से जिंदा है। हमारी संस्कृति वो अक्षुण्ण रहे, वो नश्वर की तरह रहे, हमेशा वो अमरता की प्राप्त हो, इस तरह का हमारा संदेश है। तो दोस्तों, गाय के बारे में चर्चा हुई। आंवला गाय के बारे में हमारे महात्मा गांधी ने, दयानंद सरस्वती ने इसको कहा था कि हमारी देश की आत्मा, गौ माता देश की आत्मा है। आज गौ माता के बारे में जैसे भी तिवारी जी बताया कि गौ संरक्षण पे हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों, पहले के छोटे छोटे किंगडम होते थे, वहाँ पर पहले जंगल की कमी नहीं थी। नदी के किनारे जितना ही खेत था, गोमती नदी, गोमती नदी का नाम भी वही उसी से आया है, गोमत से आया है। गोमत भी एक पोजीशन ऑफ काऊ, गोमत का मतलब था पोजीशन ऑफ काउज। तो पहले के ज़माने में गोमत के रूप में भी बनाया था कि इस गांव में इतनी गोमत है, इतनी गोमत है, तो गोमती नदी भी का नाम इसी से पड़ा है। तो नदी के किनारे ही पूरा कल्चरल इसका हमारा जो पूरा लैंडस्केप था गाय का, वो गाय नदियों के किनारे ही था। जंगल में जाती थी, जंगल में चरती थी। और जंगल में आपको मैं बता दूं, एज ए फॉरेस्टर हूँ मैं, तो जंगल में जो गाय माता चरती हैं तो उससे जो जहाँ पर कुछ नहीं पैदा हो रहा होता है, जो बंजर लैंड होती थी, वो लैंड भी फर्टाइल हो जाती थी। क्योंकि गाय का जो है चरने से एक तो जो गौमूत्र है और प्लस जो गाय का कावडंग है, पॉटी है, ये एक ऐसा खाद है जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट, सॉइल रिच माइक्रोन्यूट्रिएंट भरे हुए हैं। क्योंकि टॉप सॉइल में
हमारा जो जो भी एग्रीकल्चर फार्मिंग होती है वो टॉप सॉइल 10 सेंटीमीटर तक होती है, और वो सॉइल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट होती है बंजर सॉइल में। तो उस सॉइल को, ये पहले प्रथा थी जहाँ जो जमीन बंजर नहीं, जो जमीन जो उपजाऊ नहीं थी, वह गाय चरती थी। आज भी देखिए, पहले ग्राम सभाओं में पहले चारागाह होते थे, और चारागाह धीरे धीरे चारागाह को लेखपालों ने बांटते गए, प्रधान लोग उसका वर्णन करते गए, चारागाह खत्म हो गए। डिफॉरेस्टेशन इस कदर से हुआ कि अभी बता रहे हैं कि पिछले 10 साल में 2014 से 24 तक में 1,75,000 हेक्टेयर का फॉरेस्ट को काट दिया गया, और वो डिफॉरेस्टेशन हो गया, वो नॉन फॉरेस्ट्री वर्क में लिया जा रहा है। तो जब फॉरेस्ट कम होते जाएंगे, उनका जो हैबिटेट गाय का है वो कम होता जाएगा, तो काऊ कंजर्वेशन, क्या किसी भी एनिमल कंजर्वेशन की दिक्कत आएगी। पहले क्या था कि काऊ एज एनिमल वो हर्बीवोर्स के साथ में जंगलों में चरते थे, लेकिन अब उनका हैबिटेट खत्म हो गया। हर्बीवोर्स भी आज दिख रहे होंगे, आप देखिए हिरन उरन शहरों में आ जा रहे हैं, तो गाय के लिए भी समस्या है। अब गाय का जो है हमारा कल्चरल लगाव है, गाय के साथ हमारा स्पिरिचुअल लगाव है, गाय के साथ में वो खाली इकोनॉमिकल सोल नहीं है, इकोनॉमिकल सोल है, एग्रीकल्चरल सोल है, कल्चरल सोल है वो। तो अब उसमें गाय के फायदे तो बहुत हैं, लेकिन आप एक सिंपल जो कृषक के ऊपर सोचिए कि किसान कैसे वो अपना पेट भरे, कि गाय का पेट भरे। इतनी बड़ी वो उसके पास नहीं रह गई है, क्योंकि उसको भी अपने फसलों के दाम नहीं मिल पा रहे हैं ठीक से। तो ऐसी दशा में गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए, गांव में ही गौशाला केंद्र बने, और उस पर वो प्रोडक्टिव बने। आजकल जो देखा जा रहा है गौशाला केंद्र बन रही है, मैं भी खुद पर्सनली विजिट किया हूँ ड्यूरिंग अपनी पोस्टिंग, वो नॉन प्रोडक्टिव हो गई हैं। नॉन प्रोडक्टिव इन सेंस कि जब तक कोई सिस्टम, वो जब उसमें इनपुट कास्ट जो लग रही है और आउटपुट जो उसका आउटपुट अगर अच्छा नहीं आ रहा है, मोर नहीं, आउटपुट जो हमारा पैसा है वो ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो वो सिस्टम प्रोडक्टिव कभी नहीं हो सकता है। तो वहाँ यही हो रहा है कि इनपुट तो गवर्नमेंट लगा दे रही है, लेकिन आउटपुट क्योंकि उसका वर्मी कंपोस्ट बने, कास्ट बने, वो सेल हो, गौमूत्र को उसका, गौमूत्र से भी बहुत सी दवाइयाँ बन रही हैं आजकल, बन रही हैं, पेस्टिसाइड में इस्तेमाल हो रहा है, उसमें यूज हो, और उसका जो मिल्क है, काऊ मिल्क है, उसको भी एक कोऑपरेटिव वे में उसको चैनलाइज करके बेचा जाए गांव में, गांव के लेवल पे एक बनाई जाए, तो हो सकता है। तो गौ संरक्षण तभी हो पाएगा, या तो फिर हमारे साथ एक विकल्प और है जो कि गवर्नमेंट को सजेस्ट किया गया है कि एग्रो फॉरेस्ट्री, क्योंकि अब आज एग्रो फॉरेस्ट्री की जरूरत है। एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या कि एग्रीकल्चर के साथ साथ फॉरेस्ट्री हो रही है, उसमें बीच में जो पेड़ों के बीच में बरसीम हो गई, ग्रासेज हो गई, सब उगाई जाती हैं, गाय उसमें चरती हैं। और साथ साथ ये भी देखा गया कि एग्रो फॉरेस्ट्री की जितनी फील्ड है वो काफ़ी प्रोडक्टिव हो जा रही हैं। एग्रीकल्चर का रिटर्न जो है बढ़ रहा है। लोगों को मिथ था पहले कि जहाँ पर एक फॉरेस्ट है वहाँ पर एग्रीकल्चर होगा तो वो प्रोडक्शन है, लेकिन रिसर्चर्स ने पाया है, पेपर से इसके अवेलेबल ऑनलाइन आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ एग्रो फॉरेस्ट्री हुई है वहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मल्टीपल टाइम बढ़ा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा तिवारी जी अपना एक अंतिम संदेश दें गौ माता के संबंध में, तो कैसे इसका संरक्षण हो, कैसे लोग। आपने बड़ा सुंदर इसमें फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, डिफॉरेस्टेशन का भी जिक्र किया। तो इसको कंक्लूडिंग यही कर सकते हैं हम कि गाय और आंवला का संरक्षण करें ही, साथ में फॉरेस्टेशन पे भी ध्यान दें, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन उत्तराखंड में जो तमाम समस्याएं भूमिस्खलन की है, हो रही है, उसका मेन रीजन है। तो अगर हम फॉरेस्ट्री को ज्यादा बढ़ावा देंगे तो उससे हमारे आंवला का भी संरक्षण होगा, गायों को भी चारा का संरक्षण होगा, और ज्यादा से ज्यादा वनस्पतियां होंगी तो ज्यादा से ज्यादा गाय होंगी। वनस्पतियों में हमें आंवला, नीम, पीपल, बेल, ये सब जो है औषधि वाले प्लांट हैं, तो इनका ज्यादा से ज्यादा हम अगर बीज बवन करें, बोएं, और ज्यादा से ज्यादा इनका संरक्षण करें, इनका मैं बता रहा हूँ कि जो जंगलों में जो ये फलदार प्रजातियां हैं, बेल हो गया, आंवला हो गया, इनको गाय नहीं चरती हैं। अच्छा। बबूल हो गया, इनको गाय नहीं चरती। ये हमारा देखिए कि प्रकृति ने कैसा सिस्टम बनाया है कि गाय सिर्फ ग्रासेस चरती हैं या जो पत्तियों की जो पत्तियां गिरती हैं उनको चरती है। तो बिल्कुल सिस्टम ऐसा भगवान ने बना रखा है, लेकिन हमारा फॉरेस्ट्री कम होता जा रहा है। जी तो ये सबसे बड़ा तो मानव समाज के लिए एक चुनौती है, और इसको अगर ध्यान देंगे तो आगे की आने वाली पीढ़ियां ज्यादा सुखी रहेंगी। नहीं तो ये पर्यावरण और प्रदूषण जो जिस ढंग से फैला हुआ है, और ऑक्सीजन का इम्बैलेंस होता जा रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे तभी वो इम्बैलेंस जो सही होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों इसी के साथ में हम लोग इस चर्चा को खत्म करते हैं, लेकिन आपसे हम अनुरोध है
कि कृपया हमें भी प्रमोट करें। हम लोग भी एक आपसे उम्मीद रखते हैं कि हमें लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हमारा मनोबल बढ़े, ताकि हम लोग भी आपके लिए एक नए नए टॉपिक लेकर के आएँ। धन्यवाद। गुड डे। नमस्कार।